हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। 9th और 10th क्लास बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हो हमें। आशा करते हैं कि सभी बच्चे ऐसे ही कंटिन्यू हमें रिस्पांस और बेटर देने की कोशिश करें। तो गाइस, आपको हमने अभी तक पढ़ाया था साहित्य सागर में संदेही चैप्टर जयशंकर प्रसाद द्वारा। उसका प्रश्न उत्तर भी हमने सब करा दिया है जितना था। और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय। तो उन्होंने लिखा है भीड़ में खोया आदमी। किसमें? भीड़ में खोया आदमी। तो इसका क्लास आप जो है तो वो देख लीजिए, सार देख लीजिए। भीड़ में खोया हुआ आदमी का सार है। सारांश है इस चैप्टर का। पहले सारांश समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम चैप्टर जीवन परिचय लीलाधर शर्मा जी का पढ़ाएंगे। अच्छा, पहले हम क्या कहते हैं लीलाधर शर्मा जी का वो पढ़ा देते हैं जीवन परिचय। उसके बाद जो है हम आपका सार बताते हैं भीड़ में खोया आदमी का, ठीक है। तो लीलाधर शर्मा पर्वतीय का जन्म 1 जनवरी अभी आने वाला है ना, 1919 को अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश आप ही के ज़िले में किसान परिवार में हुआ था। बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। विद्यार्थी जीवन में प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए कांग्रेस के। अतः बीच बीच में जेल यात्राओं के कारण नियमित अध्ययन खंडित होता रहा। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था, इसलिए बीच बीच में पढ़ाई उनसे जो है दूर होती रही। जेल भी जाते रहे देश के लिए। बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी से उन्होंने शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की, शास्त्र अध्ययन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही उनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ जेल में भी उन्होंने अपना अध्ययन क्रम बनाए रखा। स्वाधीन भारत में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में यश अर्जित किया। क्लास पहले जब घर घर में ये मोबाइल नहीं थे और इंटरनेट नहीं था, तब पत्र पत्रिकाओं का आदान प्रदान हुआ करता था, जैसे लेटर वगैरह का हुआ करता था, ठीक ना। तो ये मोबाइल वगैरह नहीं थे और ना ही इतने चैनल थे, जैसे आपका दैनिक है, भास्कर है ना। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति से उसके स्थापन काल से ही संबंध रहे और कई वर्ष उसके सचिव रहे। उत्तर प्रदेश शासन के उप सूचना निदेशक पद से 1979 में सेवानिवृत्त हो गए। मतलब कार्य जो है उत्तर प्रदेश के उसके शासन से अपना जो है पद हटा लिया। पार्वती जी की भाषा सरल और सुबोध है। उनकी रचनाओं में कथा और रिपोर्टराज की शैली का आनंद रहता है। उनकी प्रमुख 2 रचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हुई है। उन्होंने गांधी साहित्य के अहिंसा खंड का संपादन भी किया है। हिंदी के विकास में पार्वती जी का विशेष योगदान है। राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में सरलता से प्रस्तुत करने में वे बेजोड़ हैं। ये जो है लीलाधर शर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था क्लास। अब हम आपको उनके द्वारा लिखा पाठ भीड़ में खोया आदमी, पहले उसका हम सार बता देते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर आपको पढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर का सार ये है कि भीड़ में खोया आदमी एक निबंध है। ये जो चैप्टर है ये निबंध कहलाता है, जिसे लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा लिखा गया है। इस प्रसिद्ध निबंध में लेखक ने आज के समय की एक महत्वपूर्ण बढ़ती समस्या जनसंख्या के बारे में बताया है। लेखक ने
पाठकों को बताया है कि देश की बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेखक ने निबंध के माध्यम से कड़वी सच्चाई को दिखाया है। जहां एक ओर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर संसाधन कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या के बढ़ने से नियम व्यवस्था, अनुशासन आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बढ़ती जनसंख्या आज न केवल किसी एक देश अपितु संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। अतः लेखक ने इस निबंध के माध्यम से इस सामाजिक संकट की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। और सबसे पहले तो आज की जनरेशन को, अभी आप तो बच्चे हो, फिर बड़े होंगे, युवा होंगे, शादी ब्याह होंगे, फिर जो है बाल बच्चे होंगे ना, उस पर जो है आप अपनी किताबों से सीख लीजिए, पढ़िए, ठीक ना। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्या समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्याम अब यहाँ से ये लिखना चालू कर रहे हैं। बाबू श्यामला कांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। एक परिवार है, उसके बारे में चर्चा इन्होंने की है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामला कांत, सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। सब तो ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में वो लापरवाही बहुत किए हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लाखों की भीड़ एक कतार में खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जनसंख्या के लिए इतनी टिकटें उपलब्ध नहीं थी। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। बिना आरक्षण का मतलब बिना टिकट लिए ही जाना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है। तिल का मतलब छोटा सा काला सा इतना सा होता है जो माताएं सकट के दिन आपको खिलाती हैं, काला काला सा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भी भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हैं। अब ये तो क्वेश्चन है, ये तो हम सबको भी सोचना चाहिए। जब सारे लोग सोचेंगे तभी तो देश का जनसंख्या वृद्धि जो है हो रही है उस पर नियंत्रण होगा। अब उस पर बैठे हुए हैं, कहीं कोई हादसा हो जाए, कहीं बिजली की तार लग जाए उनको, कहीं पुल आवे उसमें चपेट खा जाए, गिर जाएं। इन लोगों को रेल के नियम व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। जान जोखिम में डाल करके वो अपना जो है यात्रा कर रहे हैं। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए थे। कितने साल हो गए थे? 2 साल हो गए थे। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। उसे आज तक भी नौकरी नहीं मिली है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला,
भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की कितनी भीड़ भटक रही होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठासम, मतलब खूब भरा हुआ था। छोटा सा घर था, बच्चे ज़्यादा थे, सामान इधर उधर सब अस्त व्यस्त, और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए हैं। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई हैं, फिर भी मेरी तरह ना जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यही दुष्ट परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी इसको पाठ को पढ़िए और अपने जीवन में इसको उतारिए। थैंक यू।